हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। रोमन एम्पायर में मतलब इसमें हम हमारा वो पढ़ेंगे कि जेंडर इक्वलिटी थी कि नहीं, या फिर लिटरेसी कितनी थी और इनका कल्चर, लैंग्वेज वगैरह कैसी थी। ठीक है, तो जो हमारी रोमन सोसाइटी थी, अब जेंडर के बारे में पढ़ ले तो मैरिजेस भी पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि उसी में पता चलेगा कि इक्वलिटी वगैरह क्या थी। तो जो हमारी रोमन सोसाइटी थी उसमें ये भी बिल्कुल मेसोपोटामिया कल्चर की थी। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज्यादा मानी जाती थी। न्यूक्लियर फैमिली का वो था प्रिवलेंस, प्रसार बहुत ज्यादा था न्यूक्लियर फैमिली का। ठीक है, तो इसमें एक रोमन सोसाइटी में ये माना जाता था कि अडल्ट सन्स डोंट लिव विद फैमिली, कि जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो फैमिली के साथ नहीं रहते, वो अपना अलग घर बनाते हैं। डोंट लिव विद फैमिली। और एक और ये माना जाता था कि जो अडल्ट ब्रदर्स हैं यानी आपस में भाई हैं और जो बड़े हो जाते हैं वो डिड नॉट शेयर द कॉमन हाउस होल्ड, वो एक ही घर में नहीं रह सकते, अलग अलग घर बनाना पड़ेगा उन्हें अपना। लेकिन ये जनरली होता था, एक दो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। ठीक है, और एक और इसमें रोमन सोसाइटी में क्या था कि जो हाउसेस होते थे उनमें स्लेव्स इन्वॉल्व होते हैं। स्लेव्स वर इंक्लूडेड। फैमिली मेंबर माना जाता है स्लेव को भी, मतलब एक स्लेव ले आते कहीं से, उस वक्त स्लेव ट्रेड होता था, स्लेव्स को खरीदते थे बाजारों में, तो एक स्लेव को लेके आ जाते और फिर उससे अपना घर का काम कराते और घर में एक कमरे में रखते। ठीक है, तो स्लेव्स को रखते थे लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। ठीक है, घर वालों को नहीं रखते थे, अलग अलग घर में रहते थे सारे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो लेट रिपब्लिक आता है हमारा पीरियड, लेट रिपब्लिक यानी कि जो रिपब्लिक सिस्टम था हमारा, इसके बाद आता है प्रिंसिपेट सिस्टम। तो रिपब्लिक सिस्टम हमारा 27 BCE में हटा दिया गया था। तो लेट रिपब्लिक यानी कि इससे पहले का जितना पीरियड था, रिपब्लिक जब बचा हुआ था थोड़ा लेट टाइम पीरियड, यानी कि लगभग 1st सेंचुरी BC मान लो, 1st सेंचुरी BC यानी कि 100 से लेके 1 BC तक का पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में 27 BC से पहले का जो टाइम पीरियड हो गया, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड के हमें मैरिजेस का पता है कि कैसे होती थी। तो मैरिजेस होती थी कि जो वुमेन होती थी उसको जो प्रॉपर्टी मिलती थी उसके घर से, प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर, वो तो मिलती थी लेकिन डोरी भी मिलती थी। यानी कि फादर कुछ पैसे वगैरह भी देता था हस्बैंड को देने के लिए, वो होती डोरी। और फिर मेसोपोटामिया में सिर्फ डोरी मिलती थी और प्रॉपर्टी सन को मिलती थी। लेकिन रोमन एम्पायर में क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी होती थी फादर की, वो सन को भी मिलती और डॉटर को भी मिलती। तो हाफ इसे मिलती थी, हाफ सन को मिलती थी। तो फादर से जो प्रॉपर्टी मिली है वो इसके हस्बैंड की नहीं होती, यानी कि वुमेन के पास होगा फुल राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली, यानी कि जो उसकी शुरुआत से फैमिली है उसके फादर की, उसका फादर जो भी उसे प्रॉपर्टी देगा उसके ऊपर उसका फुल राइट होगा। उसका जो हस्बैंड होगा उसका कोई राइट नहीं होगा, उसका बस डोरी पे राइट होगा। और एक और बात कही गई है कि जो डोरी होती है, डोरी ये हस्बैंड को दी जाती थी, वेन टू हस्बैंड, लेकिन सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए, बट फॉर ओनली द ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, यानी कि जितने टाइम पीरियड तक मैरिज चले जब तक डोरी उसके पास है, जैसे ही मैरिज टूटी उसे डोरी वापस देनी पड़ेगी। यानी कि अगर हस्बैंड को 1 लाख रुपए मिले डोरी में, अगर उनका डिवोर्स हो गया तो 1 लाख वापस देने पड़ेंगे वुमेन को। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी पे तो वुमेन का हक है ही, हस्बैंड का कोई हक नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो रोमन एम्पायर में जो वुमेन थी, रोमन वुमेन, वो पूरे एंजॉय करती थी लीगल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी उसके पास पूरे प्रॉपर्टी राइट्स थे, क्योंकि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा सकती थी और अपने हस्बैंड को देने का उसे कोई हक नहीं था। ठीक है, तो मतलब उसके पास पूरे लीगल प्रॉपर्टी राइट्स थे रोमन एम्पायर में।
फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डिवोर्स के बारे में। तो उस टाइम में डिवोर्स बहुत इजी था। कैसे होता था? नीडेड ओनली अ नोटिस ऑफ इंटेंट, यानी कि बस एक वो हो जाना चाहिए, किसी एक तरफ से बोल देना चाहिए कि मुझे डिवोर्स चाहिए। इंटेंट यानी कि ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि बहुत ही इंटरेस्ट से कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो टू डिसॉल्व द मैरिज। बाय आइदर वन, यानी कि कोई सा भी कह सकता है, यानी कि जैसे मैन है और वुमेन है, तो जो मैन है अगर उसने एक बार कह दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए और बहुत इंटरेस्ट से कहता मुझे तो चाहिए ही, तो उसे डिवोर्स मिल जाएगा। और या वुमेन ने कह दिया कि कोई एक भी कहेगा तो डिवोर्स मिल जाएगा। आजकल के टाइम में दोनों को कहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम मैरिज की एज पढ़ लेते हैं। तो मैरिज एज जो वुमेन की होती थी वो होती थी लेट टीन्स और अर्ली 20s, यानी कि लगभग 22-23 साल अर्ली 20s में आ गए और 17-18 लेट टीन्स में आ गए। उसके बाद 17-18 से लेके 22-23 साल के बीच में वुमेन की हो जाती थी, और मैन की कब होती थी? इनकी होती थी लेट 20s और अर्ली 30s, यानी कि 27-28 साल से कब तक? 32-33 साल तक, यानी कि 10 साल एक का एज गैप बना रहता था, एज गैप बना रहता था इससे, जिससे एक इनइक्वालिटी सी हो जाती थी, क्योंकि मैन ज्यादा बड़ा होगा वुमेन छोटी होगी तो डोमिनेशन के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी प्रमोट करता था इनका मैरिज सिस्टम। और फिर ऊपर से मैरिज के बारे में पढ़ रहे थे तो मैरिज टाइप भी पढ़ लेते। तो जनरली इनके भी अरेंज मैरिज होती थी, जनरली होती थी, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अरेंज मैरिज होती थी इनके, और अरेंज मैरिज होती थी, और ऊपर से वुमेन वर सब्जेक्टेड टू डोमिनेंस बाय देयर हस्बैंड, यानी कि वुमेन पर डोमिनेंस होता था मैरिज में हस्बैंड के द्वारा, उसे मारता पीटता था, ठीक है, रोमन टाइम के पीरियड में भी। फिर हमें इसका एग्जांपल दिया गया, डोमिनेंस होता था, इसका हमें कोई एविडेंस मिला है कि नहीं? तो एक एविडेंस मिला है हमें रिटन फॉर्म में। एक बंदा था जिसका नाम था अगस्टीन। अब अगस्टीन क्या करता था? ये एक कैथोलिक बाइशप था। बाइशप यानी कि एक बड़ा प्रीस्ट होता है हाई पोजीशन का। एक होता है सिर्फ एक मंदिर का प्रीस्ट, और एक हो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितने मंदिर हैं उन सब का प्रीस्ट हो, तो होता है बाइशप, ठीक है, बाइशप। उसके बाद क्या किया? अगस्टीन बताता है कि उसकी जो मदर थी उसे उसके फादर के द्वारा पीटा जाता था, बीटन बाय हर फादर। और हर हाउस होल्ड में ये होता था, ऑल हाउस होल्ड इन नेबर, हर हाउस होल्ड में सेम कंडीशंस थी उनके नेबरहुड में, हर जगह यही होता था। और वो चुपके से देखता था, और फिर उसने बड़े होके अपने नोटबुक में लिख दिए ये सब, ताकि आगे लोगों को पता चले कि ऐसा होता है और ये करना गलत है वगैरह वगैरह। और एक और चीज बताई थी कि उसने कि जो फादर्स होते हैं उनके पास क्या होता है? लीगल कंट्रोल होता है ओवर देयर चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन के ऊपर लीगल कंट्रोल होता है। वो लीगल कंट्रोल किस टाइप का है? जैसे एग्जांपल दिया गया एक लॉ का, अ लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि उनका बच्चा जीता है या मरता है, ये डिसीजन उनके फादर के हाथ में था। अगर उसे बच्चे को मारना है तो मार सकता है, जिंदा रखना है तो रख सकता है। जैसे कि इस लॉ में दिया गया है कि इट गिव्स फादर अ पावर, ये बाप को एक पावर देता है किसी चीज की, टू लीगली लीव अनवांटेड चिल्ड्रन इन कोल्ड आउटसाइड
टू डाई, यानी कि अगर उसे पता है, जैसे उसके पास 4 बच्चे हैं A B C D, उसे लगता है कि ये D बहुत ही खराब है, पढ़ाई वगैरह में अच्छा नहीं है, मेरे कोई काम नहीं आएगा, बिना बात के पैसे लगवा रहा है, तो इसे बाहर सर्दी वगैरह पड़ती थी उधर फेंक देगा, और फिर सर्दी में खाना वगैरह भी नहीं देगा, होम भी, शेल्टर भी नहीं मिलेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने आप मर जाएगा। यानी कि तड़प तड़प के बाहर भगा देते थे, वो मर जाता था अपने आप। इतनी ज्यादा पावर होती थी उस जमाने के फादर में, लाइफ एंड डेथ की। और फिर उस फादर को कोई जेल वगैरह कुछ नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास लीगल पावर है ये करने की, ठीक है। उसके बाद हमने जेंडर पढ़ लिया अब तक, तो हमारे टॉपिक का नाम था जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। तो जेंडर पढ़ लिया, बच गया है लिटरेसी। तो लिटरेसी पढ़ते हैं, पहला नाम है। तो लिटरेसी में हमें कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं शहरों के बारे में, कि इन सिटीज में ये एविडेंसेस मिले हैं कि इधर इतनी अच्छी लिटरेसी थी। तो पहली सिटी का नाम है पोम्पेई। ये सिटी इटली में है, इटली में थी, ठीक है। और ये सिटी को क्या हुआ, मतलब ये सिटी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनो का नाम था वेसुवियस, और ये इरप्शन कब हुआ, 79 करंट एरा में। और इरप्शन की वजह से सिटी बरी हो जाती है, सिटी बरीड इन इरप्शन। अब लावा उड़ता उड़ता आया और सिटी को दबा दिया पूरी को। लेकिन फिर यहाँ पे एक्सकवेशंस होती हैं, उस पूरे को खोदा जाता है आराम से, पूरी सिटी ढूंढी जाती है, और हमें पता चलता है कि जो सिटी की जो वॉल थी उन पे क्या था, एडवर्टाइजमेंट्स थी। इनके आजकल की वॉल पे भी नहीं होता कि दीवारों पे कोई कोई एडवर्टाइजमेंट छाप देते हैं वगैरह वगैरह, तो इस टाइम की दीवारों पे भी एडवर्टाइजमेंट थी, और ग्रेफिटी भी थी। ग्रेफिटी यानी कि आर्ट ऑन वॉल, जैसे कि आप देखोगे कई दीवारों पे आर्ट बनाई जाती है, भगवानों की पेंटिंग होती है, या फिर किसी नेता की पेंटिंग होगी, या फिर जो अच्छे काम होते हैं वो लिखे हुए होंगे पेंटिंग के फॉर्म में, तो उसे कहते हैं ग्रेफिटी। दीवारों पे पेंट करके कुछ बनाया जाता है, उसे कहते हैं ग्रेफिटी। तो हमें पोम्पे की दीवार पे एडवर्टाइजमेंट भी मिली है कि हमारे प्रोडक्ट खरीद लो वगैरह वगैरह, और ग्रेफिटी भी मिली है, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है इजिप्ट का। अब इजिप्ट में हमें हंड्रेड्स ऑफ पेपायरी मिली है। पेपायरी एक मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते, पेपर जैसे पेपर पे हम लिखते हैं ना, तो वैसे ही इनके टाइम पे पेपायरी होता था, याद भी बनाया जाता है वैसे तो। और ये अनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चल जाता है, डिकम्पोजेबल नहीं होता। और ये एक पेड़ से बनता है जिसका नाम है रीड प्लांट, जो नील रिवर है इजिप्ट में, उसके बैंक पे उगता है, नील रिवर। तो हंड्रेड्स ऑफ पेपायरी मिले हैं हमें, जिनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है लिटरेसी के बारे में। तो उनमें कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स भी मिली हैं जो कि प्रोफेशनल स्क्राइब्स के द्वारा लिखी गई हैं, प्रोफेशनल स्क्राइब्स। और उनमें लिखा, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिली हैं, तो उनमें हमने सारे में लैंग्वेज चेक करी, और हमने पाया कि जो एक्स और वाई थे, ये दो शब्द होते हैं एक्स और वाई। जैसे कि हमें यू बोलना है तो वाई का यूज होगा, एक्स का भी और शब्दों में यूज होता है। तो एक्स और वाई का यूज नहीं करते थे ये, ना इसे बोल पाते थे ना इसे लिख पाते थे। यानी कि जो इनकी रोमन लैंग्वेज थी उस टाइम पे ये एक्स और वाई को नहीं बोल पाते थे, ना ही यूज कर पाते थे, ना ही लिख पाते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें जब इतने सारे मिले तो हमने उन लोगों के लिखने वालों को देखा, तो हमें पता चला कि बस सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे जो मिलिट्री के, और फिर जो एस्टेट के मैनेजर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनों के मैनेजर्स, फिर बड़े बड़े होते हैं उद्योगपति, तो उन्हीं को वो आती थी लिटरेसी, यानी बोलना लिखना आता था, उन्हीं को लैंग्वेज लिखनी आती थी, बाकी और नॉर्मल लोगों को लिखना वगैरह नहीं आता था, ठीक है। तो अब पढ़ते कल्चर। तो सबसे पहले हमें कुछ लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं। एरेमैक रोमन टाइम पीरियड के लैंग्वेजेस हैं, कॉप्टिक, और फिर प्यूनिक एंड बर्बर, और एक है सेल्टिक। ये 4 लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं। एरेमैक बोली जाती थी नियर ईस्ट में,
नियर ईस्ट में हमारा मेसोपोटामिया आ जाता है, मेसोपोटामिया, सीरिया और ये इजराइल, पैलेस्टीन वगैरह जितने भी देश है ना, मतलब यूफ्रेट्स के वेस्ट में, वेस्ट ऑफ यूफ्रेट्स, या फिर ऐसे कह सकते हो वेस्ट ऑफ यूफ्रेट्स और उसके बिटवीन वेस्ट ऑफ यूफ्रेट्स एंड ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन, जो हमारी मेडिटेरियन सी है उसके ईस्ट में और यूफ्रेट्स के वेस्ट में। ठीक है, तो जितने बीच में देश आते हैं जैसे कि मेसोपोटामिया, इराक आ जाता है इधर, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टीन। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज का नाम है कोप्टिक, जो कि इजिप्ट में बोली जाती थी। तीसरी का नाम है प्यूनिक एंड बर्बर, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। और फिर चौथी का नाम है सेल्टिक, जो कि स्पेन और नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती थी। स्पेन एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप में जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वो वाला। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। और फिर अब बताया गया है कि जितनी भी लैंग्वेज थी ना ये सारी, ये मेनली ओरल थी, यानी कि इन्हें बोला जाता था, लिखते नहीं थे, रिटन स्क्रिप्ट वगैरह नहीं थी इनके पास। लेकिन फिर इनके लिए स्क्रिप्ट इन्वेंटेड हो गई। स्क्रिप्ट इन्वेंटेड, उससे क्या हुआ, ये राइट कर पाते थे। और फिर हमें राइटिंग के एविडेंस मिले, तो अरेमिक लैंग्वेज के जो राइटिंग के एविडेंस मिले हैं वो हमें मिले हैं 5th सेंचुरी के। 5th सेंचुरी सीई में हमें पहला एविडेंस मिला है अरेमिक लैंग्वेज का रिटन फॉर्म में। उसके बाद हमें मिला है कोप्टिक लैंग्वेज का। कोप्टिक लैंग्वेज में मतलब हमें वैसे तो एविडेंस नहीं मिले, लेकिन जो बाइबल हमारी बुक है उसका ट्रांसलेशन इन कोप्टिक, यानी कि जो कोप्टिक लैंग्वेज थी इसमें जो इसका बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ है वो मिडल ऑफ 3rd सेंचुरी के बीच में हुआ है। यानी कि हमने अंदाजा लगा लिया कि 3rd सेंचुरी के आसपास ही इसकी स्क्रिप्ट इन्वेंट हुई होगी, जब भी बोलना शुरू हुआ होगा। तो कोप्टिक मिडल ऑफ 3rd सेंचुरी, ये 5th सेंचुरी में। उसके बाद आती है सेल्टिक। प्यूनिक एंड बर्बर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, शायद ये लिखी नहीं गई, कभी बोली जाती थी। फिर आती सेल्टिक। सेल्टिक का हमें दिया गया कि बहुत पहले से लिखी जाती थी। लेकिन फिर क्या आता है, जो लैटिन लैंग्वेज आती है ना, लैटिन लैंग्वेज स्प्रेड हो जाती है पूरे उसमें वेस्टर्न एम्पायर में, रोमन एम्पायर में, जिस वजह से क्या होता है जो बाकी लैंग्वेज थी वो डिस्प्लेस हो जाती है। किससे? लैटिन से। तो इसमें दिया गया कि जैसे ही लैटिन लैंग्वेज आई उससे सेल्टिक जो लैंग्वेज थी वो खत्म हो गई। कब खत्म हो गई? 1st सेंचुरी में। ये पहले से लिखी जाती थी, लेकिन 1st सेंचुरी में लैटिन लैंग्वेज के आने की वजह से खत्म ही हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने जेंडर पढ़ लिया, सबसे पहले मैरिज वगैरह की फॉर्म थी, उसके बाद हमने लिटरेसी पढ़ लिया कि कुछ सिटीज के एविडेंसेस मिले थे हमें, उसके बाद हमने अब कल्चर पढ़ लिया लैंग्वेजेस का। 4 लैंग्वेजेस थी। नियर ईस्ट में बोली जाती है अरेमिक, कोप्टिक बोली जाती है इजिप्ट में, प्यूनिक एंड बर्बर नॉर्थ अफ्रीका में, सेल्टिक स्पेन एंड नॉर्थ वेस्ट में। सेल्टिक को लैटिन ने डिस्प्लेस कर दिया 1st सेंचुरी में, इसका कोई एविडेंस नहीं है। कोप्टिक का बाइबल का ट्रांसलेशन हमें मिला है मिडल 3rd सेंचुरी में, यानी कि जब इसकी स्क्रिप्ट इन्वेंट हुई होगी, पहले बस बोली जाती थी। और अरेमिक का 5th सेंचुरी करंट एरा में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस वीडियो के नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।